कभी ये सोचा है कि हजारों साल पुरानी कोई चीज आज भी एकदम नई जैसी कैसे हो सकती है? आज हम प्राचीन भारत के कुछ ऐसे ही अजूबों की दुनिया में चलेंगे। वो कारनामे जो धातु, पत्थर और ज्ञान से किए गए और जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़े एक बड़े रहस्य से। ये है दिल्ली का लौह स्तंभ। सोचिए, 1600 साल से ज्यादा हो गए हैं ये हर मौसम की मार झेल रहा है। कड़ी धूप, तेज बारिश, सर्द हवाएं, लेकिन आज तक इसमें जरा भी जंग नहीं लगा है। ये एक ऐसा अजूबा है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सदियों से हैरत में डाल रखा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? उस जमाने में ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी किसने और कैसे बना ली? देखिए, ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस दौर के ज्ञान और हुनर का जीता जागता सबूत है। तो इससे बनाने वाले कौन थे और उन्होंने और क्या-क्या अविश्वसनीय काम किए? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी स्तंभ के राज में और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ एक खंभा नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की महारत का एक शानदार नमूना है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, मतलब करीब करीब 2 मंजिला इमारत जितनी, और वजन 3 टन से भी ज्यादा। ये लगभग एक हाथी के वजन के बराबर है। इसे आज से 1600 साल पहले गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में बनाया गया था। और सबसे कमाल की बात तो यही है कि इतने सालों के बाद भी इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई इकलौता चमत्कार नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह लोहे में फास्फोरस की ज्यादा मात्रा और सल्फर का ना होना है, जिससे इसकी सतह पर मिसावाइट नाम की एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। ये उस सभ्यता की देन थी जिसने धातु विज्ञान में सदियों पहले ही महारत हासिल कर ली थी। हड़प्पा के लोग भी कमाल के कारीगर थे और तांबे के काम में माहिर थे। ये लौह स्तंभ उसी महान परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। लोहे को साधने के बाद अब बात करते हैं पत्थर की। देखते हैं कि कैसे उसी दौर के लोगों ने चट्टानों को तराश कर अपनी आस्था को अमर बना दिया और ऐसे ऐसे विशाल स्ट्रक्चर बनाए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे खास है स्तूप। स्तूप का मतलब होता है टीला। ये असल में गुंबद के आकार की इमारतें होती थीं, जिनके अंदर एक छोटे से बक्से में बुद्ध या उनके किसी अनुयायी के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख रखे जाते थे। यहाँ देखिए, एक तरफ स्तूप का डिजाइन है और दूसरी तरफ उसकी असल भव्य तस्वीर। ये है मध्य प्रदेश का मशहूर सांची स्तूप। इसके चारों ओर ये जो गोल रास्ता दिख रहा है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, जहां भक्त श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते थे। स्तूपों के साथ साथ मंदिरों का निर्माण भी बड़ी पैमाने पर हुआ। कुछ मंदिर तो एक ही विशाल चट्टान को काटकर बना दिए गए, जबकि कई मंदिरों को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को एक दूसरे पर रखकर बनाया गया, जिनके शिखर आसमान को छूते थे। जरा सोचिए, बिना आज के मशीनों के ये सब कैसे होता होगा? सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले पत्थर की खदानें खोजी जाती थी। फिर वहां से विशाल पत्थर निकालकर उन्हें खंभों, दीवारों और छतों के आकार में तराशा जाता था। और आखिर में इन भारी भरकम टुकड़ों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर एक दूसरे के ऊपर इतनी सटीकता से जमाया जाता था। ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। अब बाहरी दुनिया की भव्य इमारतों से हटकर उस कला की दुनिया में चलते हैं जो गुफाओं के अंधेरे में बनाई गई और आज भी हमें उस दौर की ढेरों कहानियां सुनाती है। भारत में चट्टानों पर कला का इतिहास तो गजब का है। इस टाइमलाइन को देखिए। ये सफर 30,000 साल पहले भीमबेटका की पेंटिंग से शुरू होता है। सोचिए जरा, 30,000 साल, और फिर हजारों साल बाद अजंता और एलोरा जैसी जगहों पर कलाकारों ने पूरी की पूरी पहाड़ियों को ही मंदिरों और मठों में बदल दिया। ये स्लाइड इस विकास को बहुत शानदार ढंग से दिखाती है। बाईं तरफ भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकारी है जो उस समय की जिंदगी दिखाती है, और दाईं तरफ यह है एलोरा का कैलाश मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे ऊपर से नीचे की ओर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग और कला का ऐसा संगम है जो आज भी नामुमकिन सा लगता है। और अजंता की गुफाओं का तो क्या ही कहना। ये 30 गुफाओं का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 1000 साल तक बनाया गया।
इन गुफाओं की दीवारें बौद्ध धर्म की कहानियों से मानो जिंदा हो उठी हैं। आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि सब्र और समर्पण की एक बेमिसाल कहानी है। धातु, पत्थर और कला के बाद अब बात करते हैं उस दिमागी ताकत की जिसने इन सभी उपलब्धियों को मुमकिन बनाया, यानी साहित्य, विज्ञान और गणित की। इसी दौर में शब्दों की शक्ति ने भी आकार लिया। वाल्मीकि की रामायण और व्यास की महाभारत जैसे विशाल संस्कृत महाकाव्य लिखे गए, जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति की नींव बने हुए हैं। और दक्षिण में भी करीब 1800 साल पहले इलांगो जैसे कवियों ने सिलप्पदिकारम जैसे तमिल महाकाव्य रचे। ये ग्रंथ उस युग के समाज और जीवन का आईना है। और ज्ञान का ये सफर सिर्फ कहानियों और दर्शन तक ही नहीं रुका। अब हम उस दौर के सबसे क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने गणित और विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सचमुच भारत की प्रतिभा का स्वर्ण युग था। ये है शून्य, जीरो। देखने में सिर्फ एक गोला, लेकिन ये भारतीय गणितज्ञों का दुनिया को दिया सबसे बड़ा तोहफा है। ये कुछ नहीं का एक आइडिया था जो गणित के लिए सब कुछ बन गया। इसके बिना न बाइनरी कोड होता और न ही आज के कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन। ये एक छोटी सी खोज थी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और फिर थे आर्यभट्ट, एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। उस जमाने में जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियम में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होते हैं। ये एक ऐसा विचार था जो अपने समय से सदियों आगे था। और ये ज्ञान सिर्फ गणित और खगोल विज्ञान तक ही नहीं था। आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक हुए। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो दवाइयों का एक बहुत जरूरी ग्रंथ है। वहीं सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में ऑपरेशन करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। और आर्यभट्ट ने तो सूर्य और चंद्रग्रहण के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को भी समझाया था। तो जब हम वापस उस लौह स्तंभ पर नजर डालते हैं, तो ये एहसास होता है कि वो सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है। वो उस स्वर्ण युग का प्रतीक है, जहाँ धातु विज्ञान, आर्किटेक्चर, कला, साहित्य और विज्ञान सब एक साथ मिलकर एक महान संस्कृति बना रहे थे। ये सारी उपलब्धियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। प्राचीन भारत ने हमें पत्थर, धातु और ग्रंथों में एक ऐसी विरासत दी है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज से हजारों साल बाद जब लोग हमारे युग को देखेंगे तो वो हमें किस चीज़ के लिए याद करेंगे, हमारी विरासत क्या होगी।